कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। हर कोई मसीहा बन भी नहीं सकता, और जो मसीहा बने हैं, जिन्होंने दूसरों के दुख सहे हैं, उन्होंने वाकई में बहुत बड़ा काम किया है। ज्वालामुखी को तूफानों से डर नहीं लगता के साहब। और मीरा तो एक धधकती ज्वालामुखी है। तूफान उसे देखते ही अपनी राह बदल लेते हैं। तेरी मॉम तेरी विजय की कामना करती है, तू सफल हो, ईश्वर तेरी रक्षा करे। आज जब परसों की तपस्या मेरी सफल हो रही है और मैं अपनी मंजिल के इतने करीब हूँ, तो तू मुझसे पूछ रही है कि मैंने तुझे इस लाइन में क्यों ढकेला? मम्मी भी चाचा जी के यहाँ गई है इंदौर, और आप तो दीदी को समझाने के लिए जाएंगे नहीं, इसलिए पापा एक बार, सिर्फ एक बार हम दोनों को जाने का मौका दीजिए। यदि संतान भटक जाए तो माता पिता का कर्तव्य नहीं कि उसे सही राह पर ले आए? वो इनकम टैक्स ऑफिसर पीके सक्सेना से पूछकर तो यहाँ आए हो ना? कहीं उन्हें पता चल गया कि तुम मुझसे मिलने आए हो तो तुमसे भी रिश्ता तोड़ देंगे। दीदी आप ये पापा के लिए कैसी बातें कर रही है? पापा हमसे रिश्ता क्यों तोड़ेंगे? इसलिए क्योंकि मुझे छूत की बीमारी हो गई है। मुझे छूत की बीमारी हो गई है। मुझे छूत की बीमारी हो गई है। तुम दोनों उस छूत की बीमारी का नाम सुनना चाहोगे? हाँ? तन्वानी स्विट्जरलैंड डिजीज, अंडरवर्ल्ड डॉन हैंडशेक डिजीज, और सफेद चादर में लिपटे पीके सक्सेना ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि तुम्हें भी ये छूत की बीमारी हो गई है। जाओ जाओ, तुम लोग दोनों निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। दीदी, आपका भाई तो बस ये चाहता है कि आपको इस भयानक बीमारी से मुक्ति मिल जाए। मेरी दीदी फिर से वही बन जाए, वही खूब पढ़ाई करने वाली, बड़ी डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली, पापा के ख्वाबों को पूरा करने वाली। आलोक, तू राख के ढेर में जिंदा इंसान को तलाशने की कोशिश कर रहा है। बच्चे का बच्चा ही रहा तू। उर्वशी का हर सपना, हर अरमान मर गया, और कुछ अपनों और कुछ परायों ने मिलकर उन सपनों का अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब बस ठंडी चिता में केवल राख बची। अरमानों ख्वाबों की चिता जल जाने से इंसान नहीं जल जाते दीदी, इंसान फिर भी जिंदा रहते हैं किसी न किसी उम्मीद पर। मैं भी जिंदा हूं, ये उम्मीद लेकर कि दौलत और शोहरत के आसमान पर मैं एक बार फिर बैठूंगी। जब तक उर्वशी जिंदा है, वो इसके बिना नहीं रह सकती। शोहरत उर्वशी की सांस है, तो दौलत दिल की धड़कन। क्या दिया है आपको इस दौलत और शौहरत ने? हाँ दीदी, अब तक नहीं समझी आप? दौलत को पाने के लिए और शौहरत को बनाए रखने के लिए क्या आप देश के दुश्मनों से हाथ मिलाएंगी? देशद्रोही बनेगी आप। छी छी दीदी छी। आ गई ना तुम्हें भी घिन, करने लगी ना तुम छी छी। क्या बन चुकी हूं मैं, क्या बनूंगी मैं, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। जो वक्त बनाएगा वही बन जाऊंगी। दीदी अब बस बंद कीजिए वक्त का खेल।
और निर्णय लीजिए, घर वापस चलिए। हम सब आपके साथ हैं। हम मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे। लौट आइए दीदी, लौट आइए। मैं समझ गई तुम दोनों यहाँ क्यों आए। सॉरी आलोक, सॉरी अर्चना। पहली बार तुम दोनों मेरी दहलीज पर कुछ मांगने आए और मैं तुम्हें खाली हाथ लौटा रही। कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए, कुछ भी नहीं। चले जाओ तुम दोनों, चले जाओ। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। स्वामी, क्या प्राणी उर्वशी का घोर पतन निकट है? शोभावती, मैंने मानव जाति के पाप और पुण्यों को बहुत समीप से देखा है। हर पाप का, हर पुण्य का गहरा विश्लेषण किया है और मैंने पापों और पुण्यों में बहुत बड़ी समानता देखी है। पाप व पुण्य में समानता? ये विरोधाभास कैसा? यही कि मानव जाति का स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति, उसकी अंतिम सांस तक नहीं बदलती, चाहे वो पुण्यवान हो, चाहे वो पापी हो। क्षमा करें प्रभु, परंतु कई प्राणी पापी स्वभाव के पश्चात भी पुण्यवान बने, जैसे वाल्मीकि जी, जो एक डाकू से महान विद्वान बन गए, जिन्होंने रामायण की रचना कर दी। यही भूल करती हैं आप शोभावती। वास्तव में वाल्मीकि का स्वभाव राक्षसी प्रवृत्ति का था ही नहीं। उनका स्वभाव तो पुण्य आत्मा का था, परंतु अज्ञान के अंधकार में, मोह माया में वो क्षणिक दब गया था। जैसे ही मोह माया की और स्वार्थ की परतें हटी, महान ग्रंथ रामायण का जन्म हो गया। यहाँ प्राणी उर्वशी का स्वभाव भी पुण्य आत्मा का है और परिस्थितियां महापाप की ओर ले जा रही है। अब इस प्राणी का क्या होगा स्वामी? ये साधारण स्थिति नहीं है नंदिनी कि मैं पूर्वाभास कर सकूं। यहाँ तो मायावी पाप है और उससे ही पुण्यवान उर्वशी का युद्ध चल रहा है। और मेरी दृष्टि इन सभी प्राणियों पर जमी हुई है ताकि मैं मायावी पाप के बढ़ते हुए साम्राज्य पर अंकुश लगा सकूं। देखिए, मैं यहाँ अंडरवर्ल्ड माफिया में क्यों आई? क्यों? इसलिए कि मेरे पास पावर हो, दौलत हो और दुनिया मेरे कदमों में हो। क्या कभी किसी ने ये सुना है कि दुनिया की खतरनाक माफिया चीफ कोई औरत है? नहीं, पर बला बन सकती है माफिया चीफ। पर दौड़ में जग्गू जौहरी है, बलेश्वर है, सुनामी है। अगर इन तीनों से आगे निकल गई तो चीफ की कुर्सी आसान होगी। तो बला, अपना खेल शुरू कर। तो खूबसूरत है, जवां है और इंटेलिजेंट भी है। और क्या चाहिए चीफ की कुर्सी के लिए? तो मिस बला, शुरू कर अपना खेल। यस मिस बला। यस सर, कैसे हैं आप?
हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है मुंबई का माफिया डॉन। कुछ नहीं है। आपको पता है मिस बला, ये जग्गू जी पता नहीं कौन सी नौटंकी खेल रहे हैं। हर काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। पिछले साल हमने कितना पैसा पहुंचाया था चीफ को, और इस बार कुछ नहीं। यस सर। मिस्टर जग्गू जौहरी अब कुछ अलग हट के सोचते हैं। अब मैं उनको समझ रही हूँ। वो इंसान एक दिन में इतना कमा सकता है जितना हम एक साल में भी नहीं सोच सकते। वेरी गुड मिस बला। इसका मतलब है आपकी नजदीकियां रंग ला रही हैं। जग्गू जी के टॉप सीक्रेट्स आपके हाथ लग रहे हैं। यस। अब मैं जग्गू जौहरी की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। पर्सनल। क्या हम दोनों अकेले में मीटिंग कर सकते हैं मिस बला? मीटिंग से अगर फायदा होता है तो मिस बला जरूर सोच सकती है, पर क्या? बोलो। हाँ, पर आप अकेले होते कब हैं? हमेशा आपकी वाइफ आपके साथ रहती है, और मिस बला सिर्फ मर्दों से दोस्ती करती है। नहीं, मेरी वाइफ सिंगापुर गई है मिस बला शॉपिंग के लिए। इस वक्त मैं अकेला हूँ। हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। ओके, मैं आती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मिस बला। बाय। मिस बला काम की औरत है। पहले सुनामी की थी, अब जग्गू जौहरी की प्राइवेट सेक्रेटरी है। अगर मिस बला शीशे में उतर जाए तो जग्गू की बढ़ती पावर को रोका जा सकता है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। पापा, आपने बुलाया था? हाँ मेरे बच्चों, आप दोनों की शादी जिस हालात में हुई उसका जिक्र करना मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन एक जिक्र करना चाहूंगा कि जो जिम्मेदारी मेरे दोस्त आरसी ने मुझको सौंपी है उसको निभाने का वक्त आ गया। कौन सी जिम्मेदारी पापा? हाँ बेटी भावना, मेरे दोस्त आरसी ने तुम्हारी शादी के दूसरे दिन ही मुझे जिम्मेदारी सौंप दी थी, मगर मैं समय का इंतजार कर रहा था। घर का पूरा माहौल ही मातम में बदला हुआ था। पापा, डैड ने क्या कहा और कौन सी जिम्मेदारी? हाँ बेटी, मेरे दोस्त आरसी ने आंखों में आंसू भरकर यह कहा था कि जग्गू, मैं चाहता था कि शादी के जश्न में मैं अपनी बेटी और दामाद को एक बहुत बड़ा तोहफा दूं, मगर अनहोनी ने होनी को रोक दिया। डैड क्या तोहफा देना चाहते थे? उन्होंने खुशी खुशी मेरी पसंद का जीवन साथी मुझे दे दिया। इससे बड़ा तोहफा और क्या मिल सकता था मुझे डैड? बेटी, तू आरसी की बेटी होकर भी अपने पापा को नहीं पहचानती। मुझे आरसी ने कहा था कि मेरी बेटी क्या सोचेगी कि पापा के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है और उसमें से मेरे पापा ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर दिया। पापा, हमें कुछ चाहिए भी नहीं था। इज्जत का, मेहनत का, हमारे पास सब कुछ है। और फिर देखिए ना, अब मैं डॉक्टर भी बन गया हूँ। हमारे घर के आगे वाले कमरे में मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। और फिर हमारा घर रोड के सामने भी है। अरे यही तो नहीं चाहता मेरा दोस्त आरसी कि उसका दामाद छोटे मोटे क्लिनिक पर बैठे। वो तुमको मुंबई का सबसे बड़ा अस्पताल देना चाहता था, मगर मैंने कहा मेरा बेटा दाज दहेज नहीं लेगा। वो मेहनत की कमाएगा, मेहनत की खाएगा, अपने बाप की तरह। मुझे कौन सा दहेज मिला था, इसलिए उसने ये अस्पताल अपनी बेटी के नाम कर दिया। तू डॉक्टर है, इसलिए अस्पताल का मैनेजिंग डायरेक्टर तू होगा, और मुझे तुम दोनों का गार्जियन बना दिया ताकि मैं अपने अनुभवों से करोड़ों का अस्पताल सुरक्षित रख सकूं। ये फाइल है, ये लो, पढ़ लो। थैंक्स पापा, मैं भी यही चाहती थी। संदेश का जो फ्यूचर मेरी वजह से एमडी करने का, बड़ा सर्जन बनने का अधूरा रह गया, वो
वो किसी तरह पूरा हो। पूरा क्या, अब तो एमडी, FRCS सब इसके नीचे काम करेंगे। मैं कहता था ना बेटा कि मुझे ख्वाब दिखते पहले हैं, पूरे बाद में होते हैं, वही हो रहा है। अब तो सिर्फ मुझे अपने दोस्त आरसी की भावनाओं का ख्याल है। मैं कह दूंगा उसे कि मेरे बेटे संदेश ने हाँ कर दी। मेरा बेटा दूसरे की भावनाओं की कदर करता है, कदर। ये लो बेटा। थैंक यू पापा। तो congratulations, Mr. Sandesh Johri, MD, Managing Director of Hidden Vision Group, sister concern, Hidden Vision Hospital. Congratulations. लो लो। थैंक यू। अब हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। आप मालकिन जो ठहरे, मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर, जस्ट अ डॉक्टर। संदेश, पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। सर्वेक्षणी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए दीदी। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट क्यों रुका? मैं बताती हूँ। क्योंकि प्रेम विलियम रिश्ते में तुम्हारा भाई लगता है। और एक और रिश्ता है उसका तुम्हारे साथ। तुम्हारे ही पापा ने उसके मौसा का कत्ल किया था। ये बात शायद प्रेम को पता चल गई हो, इसीलिए उसने प्रोजेक्ट बंद किया। ओह, तो ये बात है। लेकिन मॉम, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अभी भी नहीं बताना चाहती थी, पर मुझे मालूम है संध्या दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। और वैसे भी बेटा, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। तो प्रेम विलियम हमारा भाई है और उसने अपनी ही बहन का प्रोजेक्ट रोक दिया क्योंकि हमारे पिताजी उसके मौसा जी के कातिल हैं। हाँ, अपने ही कर्मों का फल है नेकियां और रुसवाइयां। आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। तेरे ही पापा के कर्मों का फल है जो आज सर्वेक्षणी को भुगतना पड़ रहा है। वाह माँ, करे कोई और भरे कोई। इसमें सर्वेक्षणी का क्या कसूर? उसे किस बात की सजा? लगता है हमारे विलायती भाई के दिमाग का स्क्रू कुछ ढीला हो गया है, उसे कसना होगा। मुझे जल्दी ही उनसे मिलना पड़ेगा। पर दीदी, आप उन्हें मिलेंगी कैसे? वो तो हमेशा ब्लैक कैट कमांडो से घिरे हुए होते हैं। मैं भी शहीदों के खानदान की बहू हूँ। तुम्हारे जीजा जी के भी संबंध बहुत ऊंचे थे। तुम चिंता मत करो, मुझे ही कुछ करना होगा। दीदी, आप सचमुच कितनी महान हैं। एक तरफ तो आप अपना दुख सह रही है और उस पर आपने मेरे दुख को भी अपने दिल से लगा लिया। बताइए दीदी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे ही सोचना चाहिए तुम्हारे बारे में। चलिए मेरे बारे में सोचने। और मैं तो तुम दोनों से बड़ी हूं बेटा, माँ हूं तुम्हारी। पर
आज मैं जितना अपने आप को मजबूर पा रही, शायद इस जीवन में मैंने कभी इतना मजबूर महसूस किया, असहाय महसूस किया। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन